नमस्कार दोस्तों। तेलगी एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत की पूरी के पूरी जनसंख्या को लूटा। तेलगी एक ऐसा व्यक्ति जिसने खरीद डाला पूरी कर्नाटक सरकार को। तेलगी एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत में 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया। दोस्तों, तो जानेंगे आज हम तेलगी के बारे में, जिसको जानते हैं 2003 के स्कैम के नाम से। तेलगी दोस्तों, तेलगी जिसका पूरा नाम है अब्दुल करीम तेलगी, जिसका जन्म 1961 में कर्नाटक के खानापुर में हुआ था। 2003 में पूरे भारत देश को हिला देने वाली घटना, स्टैम्प पेपर छापने की घटना, इस घटना के पीछे इसी अब्दुल करीम तेलगी का हाथ था। दोस्तों, इसकी गरीबी से अमीरी तक का सफर बहुत ही फिल्मी और अय्यासी भरा था। तेलगी दोस्तों एक ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी निजी जिंदगी से शुरुआत करते हुए दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों में लगभग 36 शहरों में और 120 बैंक खाते जमा किए। दोस्तों, तेलगी के पिता बहुत ही गरीब परिवार से थे। इसके पिता ग्रुप डी में रेलवे में नौकरी करते थे। कम आयु में इसके पिता की मौत के बाद परिवार की जिम्मेदारी इसी के कंधों पे आ गई। कुछ दिन बाद इसने अपनी माँ और भाई के साथ खानापुर स्टेशन पर सब्जी व फलों को बेचने का काम भी किया। ये जंगल से फलों को, जैसे नाशपाती, अमरूद, लीची, चेरी जैसे फलों को इकट्ठा करता और खानापुर स्टेशन पर बेच देता था। कम आयु में इसके पिता की मौत के बाद इस सारी परिवार की जिम्मेदारी इसी के कंधों पे आ गई। कुछ दिन बाद इसने अपनी माँ और भाई के साथ स्टेशन पर ठेला लगाकर सब्जी व फलों को बेचने का कार्य किया। यह जंगल से फलों को, अमरूद, नाशपाती, चेरी जैसे फलों को इकट्ठा करता और खानापुर स्टेशन पर यात्री को बेच देता था। इसने इंटर करने के बाद बेलगांव के गोगेट कॉलेज ऑफ कॉमर्स से वाणिज्य में स्नातक किया। इसकी पहली नौकरी मेसर्स फिलिप्स इंडिया लिमिटेड में सेल्स एग्जीक्यूटिव की लगी। इस नौकरी को छोड़ने के बाद इसने कोवाला में किशन गेस्ट हाउस में प्रबंधक के रूप में कार्य किया। इस नौकरी को छोड़ने के बाद ये सऊदी अरब चला गया, क्योंकि उस समय लोग सऊदी अरब ज्यादा जा रहे थे, क्योंकि सऊदी अरब में मजदूरों की बड़ी मात्रा में आवश्यकता थी। इसने सोचा कि मुझे भी सऊदी अरब जाना चाहिए। दोस्तों, ये सऊदी अरब गया और वहां से 7 साल बाद सीधा मुंबई पहुंचा और वहां से सऊदी अरब जैसे देशों में लोगों को जनशक्ति भेजने लगा। इसने खाड़ी देशों में जाली पासपोर्ट बनाकर सस्ते मजदूरों को भेजा। इसका पहला जो घोटाला था वो था 1980 में। उस समय भारत में जाली पासपोर्ट बनाने का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल रहा था। मतलब ज्यादा लोग जाली पासपोर्ट बनवा रहे थे और विदेश जैसे खाड़ी देशों में जा रहे थे। इसका भी दिमाग घूमा। इसने भी जाली पासपोर्ट बनाने का धंधा शुरू किया और मुंबई के न्यू मरीन लाइंस में अरेबियन नाम की एक कंपनी खोली, जिसका कार्य था जाली पासपोर्ट बनाना और लोगों को अरब देशों में भेजना। दोस्तों, आप सब जानते होंगे कि आज भी भारत से खाड़ी देशों में बहुत लोग जा रहे हैं, सस्ती मजदूरी कर रहे हैं। ये सोचते हैं कि वहां पर हमें जाकर के ज्यादा पैसे मिलेंगे। तेलगी को सबसे पहली बार 1991 में मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करने के बाद जेल में डाल दिया गया। इसकी इस गिरफ्तारी ने इसके अंदर और ज्यादा अवैध धंधों को करने की जिज्ञासा बढ़ा दी। जेल में जाने के बाद दोस्तों इसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसका नाम था रतन सोनी। जी हाँ, रतन सोनी। रतन सोनी एक ऐसा व्यक्ति था जो स्टॉक एक्सचेंज के अपराध में शामिल था। दोस्तों, रतन सोनी ही वो व्यक्ति था जिसने तेलगी को जाली स्टैम्प छापने का तरीका बताया था या आइडिया दिया था। खैर, कुछ दिन बाद ये रतन सोनी की सहायता से जेल से बाहर आ गया और स्टैम्प छापने के लाइसेंस को लेने में जुट गया। काफी मशक्कत करने के बाद इसे लाइसेंस मिल गया। इसने सारी जानकारी निकालने के बाद जहां स्टैम्प बनते हैं वहां के कर्मचारियों को रिश्वत दी और उनसे कहा कि आप इन मशीनों को खराब घोषित कीजिए, इन मशीनों को कबाड़ घोषित कीजिए, ताकि मैं बाद में इन्हें खरीद सकूं। फिर क्या था, वैसा ही हुआ। उन अधिकारियों ने रिश्वत के लालच में आकर उन मशीनों को खराब व कबाड़ घोषित कर दिया और बाद में तेलगी ने उन मशीनों को खरीद लिया। दोस्तों, लाइसेंस मिलने के बाद अब्दुल करीम तेलगी ने सबसे पहले महाराष्ट्र में अपना धंधा जमाया और इसी तरीके से धीरे धीरे करके इसने भारत के 16 राज्यों पर कब्जा किया। जी हाँ, 16 राज्यों में इसने अपना धंधा जमा दिया। इसने स्टाम्प बेचने के लिए बैंक, बीमा कंपनियों को और स्टाम्प ब्रोकर का सहारा लिया। इसने उन अधिकारियों को रिश्वत देकर अपने तरफ कर लिया और अपने स्टैम्प को बेचने लगा। जैसे ही इसके स्टाम्प बिके और इसका कारोबार बढ़ा, धीरे धीरे करके इसने 16 राज्यों में अपना कारोबार जमा दिया। हर जगह इसके जाली स्टाम्प बिकने लगे
और वहां से इसे करोड़ों रुपए की आमदनी होने लगी। टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो साफ साफ लिखा है कि इसने अपनी टीम में 300 से अधिक MBA किए हुए लड़कों को शामिल किया था। जी हाँ, 300 से अधिक लोगों को अपने साथ शामिल किया ताकि ये लोग स्टैम्प बेच सकें। ये लड़के बड़े बड़े वित्तीय संस्थान और बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से कांटेक्ट करते, उन्हें मोटी रकम देते और अपने फर्जी स्टैम्प बिकवाते। फिर क्या था, इसके फर्जी स्टैम्प बिकने लगे और वहां से इसे करोड़ों अरबों रुपए की कमाई होने लगी। स्टैम्प आईडी के नाम से बनाई गई विशेष जांच दल समिति के अध्यक्ष R श्री कुमार ने BBC को साफ साफ बताया था कि तेलगी ने नासिक की सरकारी टकसाल से खराब मशीनों को खरीदा था। उन मशीनों से स्टैम्प पे जो सिक्योरिटी कोड होता है ना, उसको छापा जाता था। क्योंकि स्टैम्प 10 रुपए का हो या 1000 रुपए का हो या 10,000 रुपए का हो, उसको छापने की तकनीक एक ही होती है। इसलिए एक ही मशीन से इसने करोड़ों अरबों रुपए के स्टाम्प, मतलब जाली स्टाम्प छापे। दोस्तों, हैरानी की बात तो ये है कि आज तक कोई भी ये नहीं जान पाया कि इसने जाली पेपर छापने की मशीनें कहाँ रखी थी। कई सारी विशेष समितियां भी बनी, लेकिन किसी को आज तक इस बात का पता नहीं लग पाया कि इसने वो मशीनें कहाँ रख रखी थी। 1995 में तेलगी और रतन सोनी दोनों अलग हो गए। इसी दौरान मुंबई पुलिस ने तेलगी पर नकली स्टैम्प छापने का केस भी दर्ज किया और इसको गिरफ्तार किया गया। लेकिन ये अपने काम में इतना ज्यादा माहिर था कि सब जानता था इस मुसीबत से कैसे बचना है। इस पर केस दर्ज करने का बस एक मुख्य कारण था। दोस्तों, ये एक क्लब में गया था जिसने एक नाचने वाली महिला के ऊपर मात्र 2 घंटे में 97 लाख रुपए खर्च कर दिए थे। जी हाँ दोस्तों, 2 घंटे में 97 लाख रुपए जिस महिला पर इसने लुटा दिए, बस वहीं से इस पे शक पड़ा और इसके ऊपर केस दर्ज किया गया। तभी उसी समय 1996 में इसने अपनी एक प्रेस कंपनी खोली और मिंट रोड पर अपनी इस प्रेस कंपनी को खोलने के बाद अपनी पहचान ये बड़े बड़े लोगों से करने लगा। मतलब इसने अपनी पहचान बढ़ानी शुरू कर दी और उसी समय इसने कई सारी फर्जी मशीनों को खरीदा, जाली स्टैम्प छापने का कारोबार बढ़ाया। इसके जाली स्टैम्प का इतना उपयोग किया गया कि कर्नाटक राज्य में 1 साल तक कोई सरकारी स्टैम्प बिका ही नहीं। दोस्तों, इसके पास इतना पैसा था कि इसने एक चपरासी से लेकर बड़े से बड़े नेता तक को खरीद लिया था। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, इसने पूरे कर्नाटक सरकार को ही खरीद लिया था। दोस्तों, इसके खिलाफ मामले तो 1995 में ही दर्ज हो गए थे, लेकिन ये लोगों को, ये पुलिस वालों को रिश्वत देता था, जिनकी मिली भगत के कारण ये बचता रहा। सन 2000 में बेंगलुरु पुलिस को एक सूचना मिली कि एक ट्रक में बहुत सारे जाली स्टैम्प भरकर जा रहे हैं। जब मौके पर जांच की तो उसमें बहुत सारे स्टैम्प पाए गए और कई लोगों के नाम निकल कर आए। इसमें से एक नाम था तेलगी का। जब सब लोगों को गिरफ्तार करने की कोशिश की, जब सब लोगों को पकड़ने की कोशिश की, बस इसी बीच में तेलगी वहां से फरार हो गया। 2001 में जब तेलगी अजमेर दरगाह पर गया था तो इसको गिरफ्तार कर लिया गया, क्योंकि पुलिस को पहले ही सूचना मिल गई थी कि यहाँ तेलगी आने वाला है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इसका कारोबार दिन ब दिन बढ़ रहा था। जब इस मामले की जांच की गई तो हर दिन इसका बैंक अकाउंट बढ़ रहा था। मतलब जेल में बैठे बैठे इसका कारोबार बढ़ रहा था। बताया जाता है इसने 1992 से 2002 तक 30,000 करोड़ रुपए का घोटाला किया था। जी हाँ, 30,000 करोड़ रुपए के जाली स्टैम्प इसने छापकर बेच दिए थे। 2006 में इसका नार्को टेस्ट किया गया और इसने कई पुलिस वाले व बड़े बड़े नेताओं के नाम लिए। मुंबई में तो कई अखबारों ने यहाँ तक लिख दिया कि इसने शरद पवार और जगन जैसे लोगों का नाम भी लिया था। इस केस में कांस्टेबल का नाम निकलकर बाहर आया, जो मात्र 9,000 रुपए महीने कमाता था। जब उसकी जांच की गई तो उसकी संपत्ति, आप यकीन नहीं करेंगे, 100 करोड़ की पाई गई। एक अन्य कांस्टेबल का नाम सामने आया जिसकी संपत्ति 257 करोड़ पाई गई। तेलगी के वकील MT ननैया ने बताया था BBC को कि तेलगी का नेटवर्क बहुत बड़ा था, इसीलिए इसका कारोबार इतनी आगे बढ़ सका। 2007 में तेलगी की कार्रवाई पूरी हुई और सरकार ने इस पे 30 साल की सजा व 202 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। 2017 में इसकी एड्स व डायबिटीज के कारण मौत हो गई, ऐसा मानना है। लेकिन कुछ लोग ये मानते हैं कि सरकार ने इसको एड्स के इंजेक्शन दिए थे, जिसका कारण था कि इसके साथ ऐसे ऐसे लोग मिले हुए थे कि अगर ये मुंह खोलता तो भारत के बहुत बहुत बड़े लोगों का नाम सामने निकल कर आता। इसलिए लोगों ने इसको इंजेक्शन दिए जिससे कि इसकी मौत हो जाए और धीरे धीरे इसकी एड्स व डायबिटीज के कारण मौत हो गई। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि इसके मरने के बाद में अखबारों में खबर निकल के आई कि इसके खिलाफ पर्याप्त मात्रा में कोई सबूत ही नहीं है। तो फिर सरकार ने इसको किस बेस पे सजा दी?
दोस्तों, ये थी अब्दुल करीम तेलगी की कहानी जो स्कैम 2003 से प्रसिद्ध है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि अगली कोई भी नई वीडियो बने तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके।